हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी प्यारे विद्यार्थियों, मैं पीयूष सर आज आप लोगों के लिए लाया हूं क्या फिगर ऑफ स्पीच का जो पार्ट 2 है। यानी पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया हुआ है कि क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच और क्या आते हैं क्लास 12th में फिगर ऑफ स्पीच के कौन कौन से पार्ट आएंगे, कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आने वाला है और उनकी डिफिनीशन कैसे वो क्लियर करते हैं और कैसे उनकी पहचानते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी आज की वीडियो के पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं आपके बची हुई फिगर ऑफ स्पीच पर। तो पहला और दूसरा यानी सिमिली और मेटाफर के बाद आपका तीसरा आता है पर्सोनिफिकेशन। और क्या होता है पर्सोनिफिकेशन, पहले हम आपको यह समझाते हैं। पर्सोनिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका हिंदी क्या होता है, मानवीकरण अलंकार, यानी मानव के करने वाला। यानी कि अगर जब लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी निर्जीव चीजों को और ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यानी भावसूचक शब्दों को हम क्या करते हैं, भावसूचक शब्दों को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे प्रस्तुत करेंगे जैसे कि वो काम कोई मानव से हम कह रहे हैं। यानी जो काम कोई मनुष्य कर सकता है उसको हम किससे करने को कहते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट से। थाली, लोटा, पेड़, इन सब चीजों को ये काम सुनाएंगे को चल, जैसे वो गति में वो मोशन कर लें, वो सुन लें उस चीज को, तो नहीं। अब गुण दोष भाव सबसे हम काम करने को कहते हैं। रोना हंसना, उनको रोने को, हंसने को, दौड़ने को तक कहते हैं। तो ये मानवीकरण यानी ये सब काम कौन कर सकता है, तो ये सब काम मानव कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, जो हम चीजों को सुन सकता है, समझ सकता है। तो ये चीजें समझोगे, यानी कि जहां निर्जीव को सजीव मानकर पेश किया जाए वहीं पर आपका क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। तो चलिए डिफिनीशन क्लियर करते हैं। मैंने कहा कि 1 से 2 डिफिनीशन क्लियर होगा। तो जैसे कल सिमिली का मैंने डिफिनीशन बताया और आप मेटाफर क्लियर किए, वैसे ही आज पर्सोनिफिकेशन के साथ अपॉस्ट्रोफी का क्लियर होगा। तो इसके लिए अब आपको वीडियो के एक एक सेकंड देखना होगा, कहीं भी बिना स्किप किए चलना होगा, तो आपको क्लियरनेस ज्यादा होगी। तो देखिए पर्सोनिफिकेशन में क्या करना है, पहले हम क्या लिखेंगे, इन पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन, ओके। अब क्या हमने बोला, निर्जीव वस्तु, तो लिख लो, जो शब्द बोलो उसको इंग्लिश में बस लिखो, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। और हमने कहा भावसूचक शब्दों को ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ठीक है। क्या किए जाते हैं, इनको प्रेजेंट यानी इनको प्रस्तुत किया जाता है, आर रिप्रेजेंटेड एज दे हैविंग लाइफ और इंटेलिजेंस। ऐसे प्रस्तुत किया जाता है क्या, जैसे कि इनके पास क्या हो, इनके पास क्या हो, ऐसे प्रस्तुत किया जैसे इनके पास ज्ञान और जीवन हो, ठीक है। तो ये जिन बुद्धि के साथ साथ आपका जीवन किसके पास है, मनुष्य के पास है। तो अब यहां पे इनका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में देखो एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हो, पहला एक सबसे शानदार, बहुत ये आप लोग को तुरंत समझ में आ भी जाएगा। तो पहले हम जैसे आप कहो क्या, अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once। क्या है, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, नॉक्स खटखटाती है, एट द डोर दरवाजे को, बट वंस लेकिन एक बार, यानी अवसर एक बार दरवाजा खटखटाती है। ये तो बहुत लोग समझाते हैं ना कि मौका एक बार मिलता है, तो लेकिन आप यहां कह रहे हैं कि अवसर एक बार दरवाजा खटखटाती है। अब बताओ कि दरवाजा, डोर कौन खटखट कर सकता है?
दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। आकर और सर ये काम एक मनुष्य का होता है, एक मनुष्य उस काम को कर सकता है। तो जो काम मनुष्य को करने को होता है वो काम हम यहाँ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के माध्यम से हम करने को कह रहे हैं। तो बच्चे जिस लाइन में, जिस पोयम की लाइन में ये बात होगी वहां पर तुरंत समझ जाओगे अरे ये तो पर्सनिफाइड किया गया है। तो यहां पर क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, इसको सजीव बनाया गया है, लिविंग थिंग्स की तरह एज अ ह्यूमन बीइंग प्रस्तुत किया गया है। तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन होगा। और ऐसे ही अगर अगला एग्जांपल लें तो क्या हम देखते हैं, क्या लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्रेम क्या, प्यार अंधा होता है। अब प्यार अंधा होता है कि लंगड़ा होता है कि बहरा होता है, कौन जानता है। लेकिन आप तो ये जानते हो ना कि मनुष्य अंधा होता है, लंगड़ा बहरा ये मनुष्य होता है, ये प्यार अंधा होता है, किसने देखा है इसके। अब कहने को ये क्या है, लोग बस कहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही, रियलिटी यही है कि क्या है, यहां पर लव इज ब्लाइंड की जगह यहां मैन इज ब्लाइंड, मनुष्य अंधे होते हैं। तो यहां पर जो मनुष्य की क्रियाविधि है वो यहां पर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए यूज किया गया है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है बोला गया है। तो यहां पर इसको भी क्या किया गया, पर्सनिफाइड किया गया है, यानी यहां पर भी आपका पर्सोनिफिकेशन होता है, यहां पर भी आपका पर्सोनिफिकेशन क्लियर हो गया। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं क्या, हाँ देखो एक पोयम में था क्लास 12 के पीछे, अब तो बुक चेंज हो गई है, फिर भी उस पोयम का एक लाइन था क्या, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज क्या, कि बट पेशेंस, धैर्य ने, टू प्रिवेंट, रोक दिया, दैट मर्मर, उस बड़बड़ाहट को, कभी धैर्य ने उस बड़बड़ाहट को रोक दिया। सून रिप्लाई, तुरंत उत्तर आता है, धैर्य ने बड़बड़ाहट को रोक दिया। हमारे बड़बड़ाने को कोई मनुष्य ही ना रोक सकता है, टोक सकता है कि धैर्य रोकेगा, धैर्य को किसी ने देखा है, बस हम इसको कहते हैं। तो यहां पर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का यूज किया गया है और उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कैसे किया गया है, पूरी तरह एक मनुष्य की तरह। तो यहां पर भी बच्चे इस आपके सेंटेंस में भी, इस पोयम की स्टेंजा की जो ये लाइन है, यहां पर भी आपका पर्सोनिफिकेशन क्लियर होता है। क्लियर है ना, एकदम क्लियर होगा बच्चे, बस आप समझते रहो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जिसने डिफिनीशन को क्लियर किया कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो है निर्जीव चीजों को और क्या है भावसूचक विचारों को आर रिप्रेजेंटेड एज दे हैविंग लाइफ आर इंटेलिजेंस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा एक और ले लेते हैं एग्जांपल। उस एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, हाँ कहते हैं लोग कि एन एक्साइटी सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पे बैठी है, चिंता बैठेगी, बताओ। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर,
अनुभव एक अच्छा अध्यापक होता है, अध्यापक भी तो एक मनुष्य ही होता है ना। हाँ, तो वहां अनुभव को कहा गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एनेक्साइटी, एनेक्साइटी हो गया, एनेक्साइटी इज सीटिंग ऑन हर फेस। इसको लोग हिंदी में कहते हैं कि जो चिंता है उसके माथे पे बैठी है, चिंता माथे पे बैठेगी नहीं ना। तो यहां पर भी भावसूचक शब्द लेकर एक मनुष्य की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। तो इस लाइन में भी आपका क्या क्लियर हुआ बच्चे, पर्सोनिफिकेशन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, पर्सोनिफिकेशन हुआ। सेम ऐसे ही बाबू हम चलेंगे किधर, आपके फिगर ऑफ स्पीच के, आपके 4th नंबर जो है आपके सिलेबस में अपॉस्ट्रॉफी, सेम ऐसे ही चलना है, यही डिफिनीशन लेके 1-2। इसमें क्या करना होता है, अपॉस्ट्रॉफी का मतलब ये संबोधन अलंकार, यानी इसमें बुलाया जाएगा, हे, ओ, हेलो, यानी किसी को बुलाया जाएगा। अब कहोगे सर किसी को भी बुला दे तो क्या यहां अपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा? नहीं, यहां पर भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, डेड पर्सन को, अबसेंट पर्सन को बुलाया जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता ऐसे व्यक्ति को हम बुलाते हैं। तो जहां पर रियलिटी में वो व्यक्ति नहीं सुन सकता है, वो हमारे बात को नहीं सुन के आ सकता है, हम ऐसे चीजों से कुछ संबोधित एड्रेस करते हैं। तो यहां पर क्लियर, यहां पर अपॉस्ट्रॉफी होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इन अपॉस्ट्रॉफी, इन अपॉस्ट्रॉफी हो गया। इन चीजों को हम ले लेते हैं, क्या, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, और क्या है यहां पे, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। सेम हम देखो सेम डिफिनीशन लेके चल रहे हैं, बस थोड़ा सा यहीं पर रिप्रेजेंटेड की जगह बस चेंज करेंगे, एड्रेस्ड हो जाएगा लाइफलेस ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, आइडियाज और डेड पर्सन, और डेड पर्सन, डेड पर्सन आर absent person, absent person are addressed, are addressed, ओके। यहां पर क्या होते हैं, संबोधित किए जाते हैं, समझ में आया। तो अब इतना ही, यहां पर निर्जीव वस्तुओं को, भावसूचक शब्दों को, मरे व्यक्तियों को, अनुपस्थित व्यक्तियों को क्या बुलाया जाता है, यानी वो सुन तो सकते नहीं। तो यहां पर अपॉस्ट्रॉफी, जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लें बच्चा, तो क्या कहते हैं, क्या बोल सकते हैं, ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्रिय क्यों हो, हे आजादी तुम इतनी प्रिय क्यों लगती हो। यानी आजादी तो सबको प्रिय लगती है, वो ठीक है, लेकिन आप क्या आजादी से कहते हो तो आजादी सुन सकती है, नहीं, लेकिन वो तो हमारे भाव है, हम अपने भावों को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो हम वहां आजादी को बुला रहे हैं। ऐसी ओ डेथ कम सून, हे मृत्यु जल्द आओ, लोग कहते नहीं भगवान हमको उठा लो, बोलते हैं ना, तो वह क्या, वो मृत्यु सुनेगी, लेकिन हम जानते हैं कि वो भाव है, एक भाव में हम बोल रहे हैं उसको। तो यहीं पर किसी भाव सूचक शब्द को, अनुपस्थित व्यक्ति को, डेड पर्सन को, जिसे हम कहें ओ गांधी जी व्हाई आर यू सो ग्रेट, आप इतने महान क्यों हैं, तो क्या गांधी जी आज हमारी बात को सुनेंगी, नहीं, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है। हाँ, उनकी महानता हमारे बीच में अवश्य है, तो हम उन भावों में उनसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ लिबर्टी, ओ लिबर्टी
Why are you so dear? Why are you so dear? Okay. Oh death, come soon, come soon. और ऐसे ही आप क्या कह सकते हो? ओ सॉलिट्यूड, ओ सॉलिट्यूड, ओ सॉलिट्यूड, ही एकांतवास, where are the charms, where are the charms, ही एकांत, तो ठीक है, ये आकर्षकता कहां है, ये आकर्षकता कहां है? तो ये और भी क्या कह सकते हो? मैंने कहा कि अब क्या क्या हो गया यहां पे भाव सूचक शब्द हो गए, मरने की बात हो गई। अगर हम किसी अनुपस्थित व्यक्ति की भी बात कर लेते हैं जो हमारे सामने नहीं, यानी वो भी अनुपस्थित है, तो अब यहां पर अगर हमने गांधी जी का भी एक एग्जांपल आपको दिया तो हम कह सकते हैं ओ गांधी जी, ओ गांधी जी, वाई आर यू सो ग्रेट। ओके, तो यहां पर भी क्या हो गया, हमने क्या किया, भाव सूचक शब्दों को एक डेथ पर्सन से हमने बात किया, तो यहां पर जब हम संबोधित करेंगे वहां पर अपॉस्ट्रॉफी बिल्कुल क्लियर होगा। तो समझ गए होंगे कि एक से दो डिफिनीशन क्लियर करने के बाद एग्जाम्पल कितने अच्छे होते हैं। तो जो लाइन आपको प्रैक्टिस में दिखे आप क्लियर कर लेना कि इसमें देखो 7 ही फिगर आप स्पीच है, इन 7 में से ही एक आपको उसमें पूछ सकता है। तो जब आपको डिफिनीशन क्लियर होगा, एग्जाम्पल्स को आपने अच्छे समझा होगा, वीडियो को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश किया होगा, तो श्योर आप बेस्ट करोगे, ये मेरा यकीन है। इस यकीन को मेरे स्टूडेंट जरूर फॉलो करेंगे। तो देखो अब बात करते हैं ऑक्सीमोरन की। किसकी? ऑक्सीमोरन की, यानी विरोधाभास अलंकार। बात ही है विरोधाभास, विरोध यानी लड़ाई। तो इसमें होता क्या है, किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में दो अपोजिट विपरीत गुणों की बात की जाती है। तो बहुत छोटा सा डिफिनीशन, क्या? इन ऑक्सीमोरन देखना, दो विपरीत गुणों की, टू अपोजिट क्वालिटीज, आर एडेड टू द सेम थिंग। ओके बच्चे, क्या है कि ऑक्सीमोरन में दो विपरीत गुणों को एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीमोरन, एक ही व्यक्ति वस्तु होंगे, उनके बारे में दो एकदम एक दूसरे के विरोधी अपोजिट क्वालिटी। एग्जाम्पल बताते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल में हम लेते हैं, देखो एग्जाम्पल में क्या, ही इज रेगुलरली इर्रेगुलर। क्या देख रहे हो, वह नियमित रूप से अनियमित है, यानी वो रोजाना नहीं आता है, तो अनियमित होते हुए भी नियमित है। तो क्या है वो, ही रेगुलरली इर्रेगुलर, वो नियमित रूप से अनियमित। भैया अगर नियमित है तो अनियमित कहां से हुआ, तो अनियमित यानी रेगुलरली इर्रेगुलर, ये दोनों रेगुलर का अपोजिट इर्रेगुलर है ना। तो क्या आपने देखा, वो किसके बारे में, ही के बारे में कहा गया, तो विरोधी गुण यहां पर भी आपका ऑक्सीमोरन हुआ। दूसरी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, सचिन, अच्छा नाम ले लेते, कहोगे कि कुछ और लिख गए तो ठीक है, चलो बात कर लेते हैं।
अरुण इज ग्रेट नॉनसेंस, ग्रेट नॉनसेंस। अब यहां पर क्या है कि अरुण इज ग्रेट नॉनसेंस, अरुण एक महान बेवकूफ है। अब बताओ, अगर वो महान है तो बेवकूफ कहां से हुआ? तो ये बात आप क्या देख रहे हो कि एक ही व्यक्ति के बारे में दो विरोधी गुण की बात की गई है। तो अरुण इज ग्रेट नॉनसेंस, अरुण एक महान बेवकूफ है। तो जब किसी व्यक्ति के बारे में दो विरोधी गुणों की बात की जाए वहां पर ऑक्सीमोरन होता है। तो आप सीधा सा डिफिनीशन है, टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। तो आगे और भी हैं क्या? लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट, जिसे कहते हो ना कि जीवन खट्टा मीठा है, तो वही खट्टा है, कड़वा मीठा है, खट्टा मीठा कड़वा मीठा है। तो जीवन अगर खट्टा है तो फिर मीठा कहां से हुआ? एक ही को मानो ना, कहें दोनों लेके चलते हो। ठीक है, तो और ऐसे और भी आप दे सकते हो क्या? हाँ देखो, बहुत लोगों की बात किए हैं। तो यहां पर एक सेंटेंस आता है जहां हम लोग कहते हैं कि आई हैव अ स्वीट पेन, आई हैव स्वीट पेन। इसको जाते हैं ना, अक्सर देखते हो अपने अपने घरों में, ज्यादातर जब हमारी दादी जी लोग रहती थी और कहते थे तो डॉक्टर के पास कहते, डॉक्टर साहब हमको मीठा मीठा दर्द है। तो दर्द कभी आज तक मीठा हुआ है? हमको तो तीखा लगता है। अगर आपको मीठा लगता है अलग बात है। यानी वो ये नहीं कहते कि हमको हल्का हल्का दर्द सा फील हो रहा है, वो कहते हैं मुझे मीठा दर्द है। तो यानी हम जानते हैं दर्द और मिठास दोनों क्या है? एक विरोधी क्वालिटी है। तो आई हैव अ स्वीट पेन, तो ऐसे ही था, 12th में ही था पिछले साल की बुक में, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। ही इज आइडली बिजी, वो आलसी और व्यस्त है। तो यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग गुणों की चर्चा हो गई। तो यहां पर आगे अब हाइपरबल की बात कर लेते हैं। चलिए यहां पर क्या करना है, हमने कल बताया था किसी व्यक्ति या वस्तु के रियलिटी में आज जो उसकी सिचुएशन है उससे खूब बढ़ाकर ऊपर उठा के या उसको खूब नीचे गिरा के बात करते हैं, वहां पर क्या होता है? तुरंत हाइपरबल होता है। जैसे अगर हम कह दें क्या, यहां पर क्या बोल दें कि वो मुस्कुराया, वह मुस्कुराया, धरती डगमगाने लगी। अब बताओ, अब यहां पर क्या हम ये बात कुछ क्या है आपको पूछने लायक है? नहीं, हमने बहुत ज्यादा बोल दिया उसके बारे में। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि वो इतना पढ़ने का शौकीन है कि एक ही दिन में पूरी परीक्षाएं दे लेता है। अब बताओ यहां पर भी क्या है? संभवत रियलिटी से ज्यादा बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो बढ़ा चढ़ा कर कहना, जिसे कहते हैं ना खूब गप्पे मारना, तो यही हाइपरबल है। इसका सेंटेंस तो आप लोग इतना खुद गप्पे इतने मारते हो, इतना बढ़ा बढ़ा कहते हो, या किसी के बारे में बहुत बुरा कह देते हो, जो उसकी अच्छाई होती है उससे भी खूब गिरा के बात कर देते हो, तो वहां पर भी हाइपरबल हो जाता है। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि इन हाइपरबल थिंग्स are presented, things are presented greater or less, better or worse than they really are, ठीक है, क्या है
तो वस्तुओं को क्या क्या प्रस्तुत किया जाता है, बहुत महान या बहुत बेकार, बहुत अच्छा या बहुत खराब उनकी वास्तविकता से। तो जैसे हम कहें सी वेप्ट, एग्जाम्पल ले लें, सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वह समुद्रो आंसू रोई, वह समुद्रो आंसू रोई। अरे आंसू तो वो रोई होगी, वो क्या, लेकिन इतना नहीं कि पूरे समुद्र भर गए होंगे, समुद्रों आंसू रोई होगी। अब ये मत कहना सर हमने तो नापा, हम रोते तो 1 गिलास होता है, तो अब आंसू कोई मापता नहीं है। तो आप यहाँ पे कह रहे हो सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वह समुद्रों आंसू रोई। तो यहां पर भी हमने क्या किया, रियलिटी से हम यहां ये कह सकते हो बहुत ज्यादा रोई, हम कह रहे हो समुद्रों आंसू रोई, तो किसी बात को बहुत बढ़ा के कह रहे हैं, तो यहां पर आपका हाइपरबल ही होता है। अब हम कहें रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड, इन द बैटल फील्ड। ओके, क्या हुआ, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। हाँ, हम भी मानते हैं कि बहा होगा, लड़ाई हुई है तो कटे होंगे लोग, खून बहे होंगे, लेकिन इतने भी नहीं कि नदी बह गई होगी खूनों की, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो यहां पर हमने क्या किया, बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत बढ़ा के बोल दिया। क्या लिखा, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड। अब ऐसे ही हम कहें कि आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेज, अरे भैया हम तो तुमको युगों युगों से नहीं देखे, तुमको मिले तो युग हो गए, एक युग तो हम खुद नहीं जी पाए, कई युग की बात कर दिए। अब बताओ यहां पर भी क्या होता है, बोलने की भी हद हो जाती है। तो हम एक आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेज, फॉर एजेज। अब एक और एग्जांपल हम देख सकते, द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, क्या, द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, तरंगे क्या है, पर्वत की ऊंचाइयों तक सरक गई। अब यहां पर भी बात बहुत ज्यादा बोली गई, और फिर ऐसे ही और एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो अपने से भी, तो प्रैक्टिस करो और पूछने की भी कोशिश किया करो। अब बात कर लेते हैं आपके फिगर ऑफ स्पीच के 7वें नंबर यानी 12 सिलेबस का जो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा, ऑनोमेटोपोइया यानी ध्वनि सूचक अलंकार, यानी जहां साउंड की बात की जाए, तो जहां पर भी किसी प्रकार की साउंड हो, किसी का चिल्लाना, चीखना, बोलना, वो सब क्या हो, चाहे वो नदी का हो, चाहे पर्वत का हो, चाहे पहाड़ आपके वृक्ष का हो, चाहे किसी जीव का हो, हर एक साउंड वहां पर आपका क्या होता है, ऑनोमेटोपोइया होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ऑनोमेटोपोइया, इन ऑनोमेटोपोइया, ठीक है। हाँ, द साउंड suggests, the sound suggests the sense or meanings, ओके। इनके बुद्धि भाव को प्रकट करते हैं, साउंड के माध्यम से हम उनके बुद्धि और भाव को प्रकट करते हैं। तो ये हुआ ऑनोमेटोपोइया। अब अगर हम इनका एग्जाम्पल ले लें तो क्या होगा, इनके एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, क्या,
हाँ हाँ, तो अब कहोगे सर ये भी हम बोल सकते हैं कुत्तों के भौंकने को, बकरी के हिनहाने, घोड़े के हिनहाने को, तो बकरी के में करने को, तो हाँ सब साउंड उसी में। तो घर में तो आप जानते ही हो क्या है कि द कैट्स म्यू, बिल्ली म्यू म्यू करती है, यानी बिल्ली क्या करती है, बिल्ली मिमियाती है ना। तो यहां पर आपका साउंड हुआ, तो यहां पर क्या हो गया, ऑनोमेटोपोइया हो गया। और इसका और एग्जाम्पल आप दे सकते हो क्या, कि द गन्स ऑफ हंटर्स, द गन्स ऑफ हंटर्स स्नैप एंड क्रैक। और भी दे सकते हो कि द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ अ पॉटिंग डे, ओके। यानी क्या, द गन्स ऑफ हंटर्स स्नैप्ड, शिकारियों की बंदूक छटकी, एंड क्रैक, और टूट गई, यानी उसका चटकना अब बंदूक का टूटना। यहां पर दोनों जगह साउंड हुआ, और दोनों साउंड में होते ही ऑनोमेटोपोइया। समझ गए भैया। अब द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ अ फॉर्टिंग डे, गिरजाघर की घंटी बजते ही दिन की समाप्ति हो गई। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी ऑनोमेटोपोइया, द स्नेक्स आर हिसिंग, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, स्नेक्स आर हिसिंग, सांप क्या करते हैं, फुफकारते हैं। तो सांप फुफकारते हैं, यहां पर भी ऑनोमेटोपोइया। तो ये बच्चे अगर आपको अब पोयम दे दे और कहे कि बताइए इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो एक एक एग्जाम्पल जैसे समझे, उसमें जो हम आपको अर्थ पढ़ाए रहेंगे आप समझ जाओगे इसमें ये क्रिएटिव हो रही है। इन 7 फिगर ऑफ स्पीच से ही आपको क्वेश्चन करेगा। तो फिगर ऑफ स्पीच में बेस्ट अगर रहोगे तो सेंट्रल आइडिया की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इस साल। तो दोनों में से एक करना रहेगा इस बार। तो मेरे बच्चे हो जाओ तैयार, और उम्मीद करते हैं कि कल और आज के जो बच्चे फिगर ऑफ स्पीच की दोनों वीडियो देख लिए हैं वो फिगर ऑफ स्पीच को पूरा क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आज की वीडियो मेरे प्यारे बच्चों पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपने अभी शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप नीचे रेड आइकन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों गुड लक।